यादव को आप लाख अलग कर लीजिए, लेकिन वो हिंदू वोट बैंक का ही बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादव सनातन से बहुत, मैं तो कहूँगा कई जातियों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि सीधे तौर पर अपने आप को वो कृष्ण का वंशज मानते हैं और उस हिसाब से उनके लिए एक बड़ा आयाम खुल जाता है सनातन में, और इसी कारण से आप उसे अपने धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार में लालू यादव के नाम पर यादवों का एक पोलराइजेशन होता है जिसका फायदा तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पा रही है, बार बार बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में, मुझे याद होगा, आपको याद होगा, मैंने जो विश्लेषण किया था उन्होंने साफ कहा था मैंने कि आप मेरी ही चीज को खरीद कर मुझसे और मुझी को बेचिएगा, तो इसके चलते तो आपको हम इज्जत में प्रतिष्ठा नहीं देंगे, इसके चलते तो आपको सीट नहीं देंगे। मेरा वोट बैंक 28% का है, आप वही वोट बैंक हमको डिलीवर कराइएगा। मांझी जी कितना वोट दिला सकते हैं तेजस्वी को, मुकेश सहनी कितना वोट दिला सकते हैं तेजस्वी को, कांग्रेस कितना वोट दिला सकती है तेजस्वी को। पिछले चुनाव में हमने देखा अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर गई होती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। अच्छा क्या, अगर जितना प्रदर्शन पिछली बार किया था उतना भी कर देती तो सरकार बन जाती। तेजस्वी ये रिस्क जरूर ले रहे हैं। आपने सही कहा कि अगर इन दोनों पार्टियों की लड़ाई होगी तो फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा जी। जैसे कि उपचुनाव में हमने देखा जदयू दोनों सीटों पर जीत गई, कांग्रेस लड़ी आपस में, चिराग पासवान लड़े। अब इन्हीं को मत जोड़िए, आप चिराग पासवान को भी जोड़िए, चिराग भी इसी समीकरण में है जी, और वोट बैंक भी उनका इसी में है, तो वो भी तो डैमेज करेंगे जी। तो तेजस्वी यादव ने एक दो रिस्क नहीं बल्कि बड़ा एक रिस्क ले लिया है। कांग्रेस को टिकट नहीं दे पा रहे हैं, समीकरण वहां नहीं बन पा रहा है, लेफ्ट की पार्टियां अलग नाराज हैं, और अगर आप एज ए होल देख रहे हैं तो चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी चुनाव अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस बोझ बनने वाली है, ये कुछ कर नहीं पाएगी, ना हमारा साथ दे पाएगी, ना हमारे खिलाफ लड़कर हमें कमजोर कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मान लीजिए आपको हम कोई चीज देते हैं, फिर हम लेते हैं, फिर देते हैं, तो इस लेन देन में हाथों के बीच जो गैप होता है उसमें कुछ निकलेगा, तो वही होगा वोट डिलीवर, कोलेटरल डैमेज जी। वोट डिलीवर कराने के चक्कर में वो वोट गिरकर भाजपा की झोली में नहीं चली जाए, ये डर भी है, ये डर भी है, यही तो रिस्क है, यही तो तेजस्वी यादव रिस्क लेकर चल रहे हैं इस बार। एमएलसी के चुनाव के दौरान आपने देखा कि सीटें बढ़ाने को लेकर 9 सीट मांग रही है कांग्रेस, कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 सीटों पर वो मान जाएगी, लेकिन इतनी सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। 4 से 5 सीट में मैनेज करना पड़ेगा कांग्रेस को, वही मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लिबरल होकर। तेजस्वी यादव ने ये सोच लिया है कि कांग्रेस और अन्य दलों को अगर बिहार में उनके साथ रहना है, हटाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है जी जी, लेकिन साथ रहना है तो उनको तेजस्वी की बात माननी पड़ेगी, जो सीटें दी जाएंगी उतना ही पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। दबाव बनाने का कोई भी जो टेंट्रम है वो चलेगा नहीं। उसके अलावा हमने कालांतर में देखा कि भाजपा भी इस समीकरण में काफी इंटरेस्टेड रही जी। चाहे बिहार के प्रभारी नित्यानंद राय हो, माफ कीजिएगा भूपेंद्र यादव हो, या नित्यानंद राय को कमान देना हो, इन सब के माध्यम से भाजपा ने एक खास यादव विशेष वर्ग को बिहार में टारगेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का भोजपुरी बोलना हो या यदुवंश से अपना नाता जोड़ना हो, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा इस वोट बैंक को अपना समझती है जी। तेजस्वी यादव को ये पता है कि उनका वोट बैंक लगभग 28% का है जी, और बिहार में इतना बड़ा वोट बैंक किसी के पास है नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से एक खबर लेकर आए हैं जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन उस चीरफाड़ के पहले आगे की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। गठबंधन पर तो लगातार चर्चा होती ही है, लेकिन आज एक विशेष चर्चा होगी गठबंधन पर कि एक व्यक्ति, एक नेता गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है, घाटा सहने के लिए तैयार है, लेकिन जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के तहत उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ये चर्चाएं होती हैं कांग्रेस और राजद के बीच। पिछले चुनाव से आपने देखा होगा किस तरीके से आमने सामने रहते हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला एक बार तय होता है, फिर वो बिगड़ जाता है, यानी इनका फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं और इन्हीं कारणों पर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चीरफाड़ करके सभी कारणों के बारे में आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, लगातार जब चर्चाएं होती हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन का वोट बैंक बड़ा है, मुख्यमंत्री बनने लायक है, लेकिन बनते बनते अटक जाते हैं। तो इसके पीछे का तो मामला समझ में आता है कि उनको सीट कम आई, लेकिन सीट कम आने के पीछे का जो मामला है वो आज चीरफाड़ करेंगे हम लोग। देखिए, तेजस्वी यादव को ये पता है कि उनका वोट बैंक लगभग 28% का है जी, और बिहार में इतना बड़ा वोट बैंक किसी के पास है नहीं। अब इस बात को हम
घुमाकर बोले या सीधे ढंग से बोले या कितना भी रेशम का टाट लगाकर बोले, सच्चाई यही है कि इस जाति विशेष का वोट बैंक उनके पास है। कालांतर में हमने इस वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए कई पार्टियों को देखा जी। मुकेश सहनी आए, मांझी आए, हमने यहाँ तक कि इन दोनों का तो दावा रहा है, लेकिन हमने एक बड़ी सेंधमारी देखी ओवैसी के द्वारा। 5 विधायक जिताकर इसी समीकरण से वो अपने तरफ लेके गए। उसके अलावा हमने कालांतर में देखा कि भाजपा भी इस समीकरण में काफी इंटरेस्टेड रही जी। चाहे बिहार के प्रभारी नित्यानंद राय हो, माफ कीजिएगा भूपेंद्र यादव हो या नित्यानंद राय को कमान देना हो, इन सब के माध्यम से भाजपा ने एक खास यादव विशेष वर्ग को बिहार में टारगेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का भोजपुरी बोलना हो या यदुवंश से अपना नाता जोड़ना हो, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा इस वोट बैंक को अपना समझती है जी। कारण भी है, आप देखिएगा कि विधानसभा चुनाव में भले ही ज्यादा सीटें लेकर तेजस्वी यादव आते हैं, हालांकि भाजपा एक ही सीट कम है जी, लेकिन लोकसभा में याद कीजिए, क्या आप ये मान सकते हैं कि बिहार के यादवों ने लोकसभा में वोट नहीं दिया है मोदी को? मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सीट छोड़कर किशनगंज की सारी सीटों पर जीत हुई थी एनडीए की। मतलब बिहार के यादवों में नरेंद्र मोदी के प्रति सेंटिमेंट है, और इसका कारण है, यादव को आप लाख अलग कर लीजिए, लेकिन वो हिंदू वोट बैंक का ही बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादव सनातन से बहुत, मैं तो कहूँगा कई जातियों से ज्यादा जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि सीधे तौर पर अपने आप को वो कृष्ण का वंशज मानते हैं, और उस हिसाब से उनके लिए एक बड़ा आयाम खुल जाता है सनातन में, और इसी कारण से आप उसे अपने धर्म से अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार में लालू यादव के नाम पर यादवों का एक पोलराइजेशन होता है, जिसका फायदा तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है उस पर तो हमने मंथन किया है, लेकिन आज हम वो मंथन करने नहीं आए। आज हम मंथन करने आए कि आखिर ये सारा घाटा सहकर भी तेजस्वी यादव कोई खास गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं जी। कुछ लोगों को साथ रखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 के चुनाव के दौरान, 19 के चुनाव के बाद की परिस्थिति को पहले देखिए। आपने देखा 19 में सीटों का बंटवारा हुआ, चुनाव लड़ा गया, फिर उसके बाद 20 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सीटों को लेकर काफी दबाव बनाया गया तेजस्वी यादव पर जी। मुकेश सहनी तब भी कह रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री की सीट हमें दे दीजिए। उसके अलावा सीटों को लेकर अपने आपको याद होगा कि कम से कम 200 बार मांझी जी ने अल्टीमेटम दिया। अंततः अल्टीमेटम जब समाप्त हुआ, संवादहीनता शुरू से ही दिखी। तेजस्वी यादव ने कभी भी बात सुनने की कोशिश नहीं की इन पार्टियों की, और इन पार्टियों द्वारा कोई भी दबाव बनाया गया तो तेजस्वी यादव उस दबाव में नहीं आए। इसका कारण रहा, तेजस्वी यादव को इस बात का पहले से ही पता था। 2019 के चुनाव में उन्होंने देखा था परिस्थितियां क्या हुई थी। कोई भी पार्टी अपना वोट बैंक डिलीवर नहीं करा पा रही थी। जिन जगहों से राजद चुनाव लड़ी उन जगहों पर थोड़ा असर दिखा, अदरवाइज कांग्रेस पूरी तरह से गिर गई और बाकी पार्टियों को चर्चा ही क्या करना जी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो गया कि ये जो वोट बैंक है 28% का, ये सारे दल उसी वोट बैंक में ही आगे पीछे घूमेंगे जी। मुकेश सहनी 13-14% का दावा करते हैं, मांझी जी भी कहते हैं कि मेरा एक बड़ा वोट बैंक है, दल तो पिछड़ों मुसहर सब जाति के लोग मेरे साथ फॉलो करते हैं। कांग्रेस कहती है कि सवर्णों का पुराना वोट बैंक, मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक और दलितों का वोट बैंक ये हमारे पास है, लेकिन इसका एग्जाम्पल पिछले किसी चुनाव में इन पार्टियों ने नहीं दिखाया है। और इसके अलावा फालतू का जो दबाव बनाते हैं वो अलग है। तो तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में, मुझे याद होगा, आपको याद होगा, मैंने जो विश्लेषण किया था उन्होंने साफ कहा था मैंने कि आप मेरी ही इस चीज को खरीद कर मुझसे और मुझी को बेचिएगा, तो इसके चलते तो आपको हम इज्जत में प्रतिष्ठा नहीं देंगे, इसके चलते तो आपको सीट नहीं देंगे। मेरा वोट बैंक 28% का है, आप वही वोट बैंक हमको डिलीवर कराइएगा। मांझी जी कितना वोट दिला सकते हैं तेजस्वी को? मुकेश सहनी कितना वोट दिला सकते हैं तेजस्वी को? कांग्रेस कितना वोट दिला सकती है तेजस्वी को? पिछले चुनाव में हमने देखा, अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर गई होती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। अच्छा क्या, अगर जितना प्रदर्शन पिछली बार किया था उतना भी कर देती तो सरकार बन जाती, लेकिन कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई। इसके पीछे कारण क्या है? 2015 के समीकरण में हमने देखा था कि जब नीतीश, कांग्रेस और लालू एक साथ आए थे तो वोट बैंक डिलीवर हुआ एक तरफ जी। इसका फायदा हुआ कांग्रेस को, और यही जब वोट बैंक डिलीवर नहीं हुआ तो कांग्रेस कहाँ चली गई जी। मतलब अपना कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। मांझी जी का भी यही हाल है। मुकेश सहनी दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उपचुनाव की एक बार तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 26,000 वोट लाया था जी। तो ये साबित उन्होंने कर दिया कि उनका वोट बैंक अलग है तेजस्वी से जी। लेकिन फिर भी 28% वोट बैंक के सामने उनका वोट बैंक कुछ नहीं है जी।
तेजस्वी इसीलिए 2020 के चुनाव में इन तीनों दलों को, यहाँ तक कि मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा, तीनों को छोड़ दिया उन्होंने कि जाइए अपने रास्ते। उन्होंने भले लेफ्ट की पार्टियों को अपने साथ रख लिया कि लेफ्ट का एक कैडर वोट बैंक है जो कि कहीं ना कहीं लेफ्ट को गिर ही जाता है जी, छुपा हुआ वोट। लेकिन इस चुनाव में हम देखा, उपचुनाव में तेजस्वी ने कांग्रेस को ही बाहर कर दिया जी। तेजस्वी को इस बात का एहसास था कि कांग्रेस बोझ बनने वाली है, ये कुछ कर नहीं पाएगी, ना हमारा साथ दे पाएगी, ना हमारे खिलाफ लड़कर हमें कमजोर कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मान लीजिए आपको हम कोई चीज देते हैं, फिर हम लेते हैं, फिर देते हैं, तो इस लेन देन में हाथों के बीच जो गैप होता है उसमें कुछ निकलेगा, तो वही होगा वोट डिलीवर, कोलेटरल डैमेज जी। वोट डिलीवर कराने के चक्कर में वो वोट गिरकर भाजपा की झोली में नहीं चली जाए, ये डर भी है, ये डर भी है। यही तो रिस्क है, यही तो तेजस्वी यादव रिस्क लेकर चल रहे हैं इस बार। एमएलसी के चुनावों के दौरान आपने देखा कि सीटें बढ़ाने को लेकर 9 सीट मांग रही है कांग्रेस, कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 सीटों पर वो मान जाएगी, लेकिन इतनी सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। 4 से 5 सीट में मैनेज करना पड़ेगा कांग्रेस को, वही मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ लिबरल होकर। इतनी सीटें देने के लिए तैयार है लालू यादव, तेजस्वी यादव भी, लेकिन इससे ज्यादा सीट देने की कोई मतलब नहीं बनता है। और ये मैं बता दूं आपको कि गठबंधन करना में इंटरेस्ट इनका होता तो ये सीट देने से पहले, अपने प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले एक बार बैठक जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक नहीं की। सारे दल अपने बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस अपना बैठक कर रही है, लेफ्ट पार्टी अपना बैठक कर रही है, तेजस्वी धड़ाधड़ टिकट बांट रहे हैं जी। मतलब स्पष्ट है, आप अपना हमारा ही वोट बैंक हम ही को डिलीवर कराने के बदले में हमसे सीट का दबाव बना कर लीजिएगा, संभव नहीं है। तेजस्वी ये रिस्क जरूर ले रहे हैं। आपने सही कहा कि अगर इन दोनों पार्टियों की लड़ाई होगी तो फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा जी। जैसे कि उपचुनाव में हमने देखा, जदयू दोनों सीटों पर जीत गई, कांग्रेस लड़ी आपस में, चिराग पासवान लड़े। अब इन्हीं को मत जोड़िए, आप चिराग पासवान को भी जोड़िए, चिराग भी इसी समीकरण में है जी, और वोट बैंक भी उनका इसी में है, तो वो भी तो डैमेज करेंगे जी। तो तेजस्वी यादव ने 1-2 रिस्क नहीं बल्कि बड़ा एक रिस्क ले लिया है। कांग्रेस को टिकट नहीं दे पा रहे हैं, समीकरण वहां नहीं बन पा रहा है, लेफ्ट की पार्टियां अलग नाराज हैं, और अगर आप एज ए होल देख रहे हैं तो चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी चुनाव अलग लड़ रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा तो होता दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तेजस्वी यादव ने ये सोच लिया है कि कांग्रेस और अन्य दलों को अगर बिहार में उनके साथ रहना है, हटाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है जी जी, लेकिन साथ रहना है तो उनको तेजस्वी की बात माननी पड़ेगी, जो सीटें दी जाएंगी उतना ही पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। दबाव बनाने का कोई भी जो टेंट्रम है वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनाव में इन्होंने जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, जहां यहाँ तक कि कन्हैया कुमार को लेकर आए थे, क्या हुआ? साबित तो हो गया कन्हैया कुमार कुछ नहीं कर पाए, और आज कन्हैया कुमार को लेकर तो पार्टी में ऐसा स्थिति बन गया है कि कन्हैया कुमार बिहार आ तक नहीं रहे जी। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं नस पकड़ लिया है जी। तो एक तरफ जहां गठबंधन को लेकर बातें चल रही हैं, गठबंधन रहेगा टूटेगा, वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये जान रहे हैं कि हमारा वोट बैंक हम ही को ये डिलीवर कराना चाहते हैं। अगर इसको दूसरे मायने में समझे तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर पानी डाली जाए तो ये संभव नहीं है कि एक बार में पूरा पानी चला जाए, कुछ पानी गिरेगा, ह्रास होता है जी, कुछ पानी खत्म होगा ही, और वही पानी भाजपा कैच करने के लिए नीचे बैठी हुई है। पहले भी वो कैच कर चुकी है, क्योंकि बिहार ने जब 39 सांसद दे दिए उस समय भाजपा ने कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को कैच कर लिया था, और उसी वोट बैंक के जरिए भाजपा धीरे धीरे बिहार में अपनी पकड़ बढ़ा रही है। एक तो भाजपा का अपना वोट बैंक है, और दूसरा तेजस्वी यादव वाले जो स्लिप वोट बैंक है, जो स्लिप हो रहे हैं बार बार, उस वोट बैंक को कैच कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने जो नट हैं उसको इतना टाइट करना चाहते हैं, इतना टाइट करके रखना चाहते हैं कि उससे कोई भी स्लिप नहीं हो पाए और वो स्लिप होकर उनको परेशान न कर पाए। अब कांग्रेस ये चाह रही है कि उनके वोट बैंक उनको डिलीवर कराए। ये तमाम मुद्दों को लेकर अब लगातार दोनों पार्टियां में माथापिची है, गठबंधन में दरार है, ये तमाम बातें आप कह सकते हैं। लेकिन अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, मदन मोहन झा तो नरम पड़ रहे हैं, वही तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि आपको जितनी सीटें ऑफर की गई हैं उतने पर आप चुनाव लड़िए। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और फरवरी में चुनाव का नतीजा क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस चीरफाड़ में इतना है।